हम देख रहे थे दोस्तों कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन नंबर 5 के अंदर शर्तें दी गई है, विवाह की शर्तें। पहली नंबर शर्त की शादी के विवाह किसी भी पक्षकार की पत्नी और पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम और पति की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, दोनों पति और पत्नी प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं होने चाहिए, प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं होने चाहिए। और 5 नंबर शर्त, दोनों सपिंड नहीं होने चाहिए। सेक्शन नंबर 5 बता रहा है हमें विवाह की शर्तें, जिसमें यह भी कहा हुआ है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी में यदि विवाह किया गया हो तो ऐसा विवाह शून्य होगा। मगर यदि पति और पत्नी विवाह के पक्षकार ऐसी किसी प्रथा से विनियमित होते हो जिस प्रथा में प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी में रहते हुए दोनों पक्षकार विवाह करें तो विवाह शून्य नहीं वैध होगा। तो ऐसे विवाह को हमने शून्य घोषित नहीं करके वैध विवाह की श्रेणी में शामिल किया है। ऐसा क्यों है दोस्तों कि सेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है विवाह की शर्तें, यहाँ पर वैध विवाह की शर्तों का इस्तेमाल शब्द नहीं किया गया है। जब हिंदू कोड बना था तो विवाह की शर्तों में वैध विवाह की शर्तें शामिल की गई थी, और ये वैध विवाह की शर्तें अपने आप में ये कहती है कि यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो शर्त अपालन की दशा में पक्षकारों के बीच आयोजित किए गए विवाह की जो मान्यता है वो मान्यता वैध नहीं रह के शून्य हो जाएगी। इस चीज़ का विरोध था कि जब हिंदू धर्म में किसी धर्म विशेष के सिद्धांतों को मानने के साथ साथ यदि प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी की प्रथा से विनियमित होने वाले पक्षकार यदि विवाह करते हैं तो उनके पक्षकारों के विवाह शून्य नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। यदि यही शब्द यहाँ वैध लिखा हुआ होता तो ऐसे पक्षकारों के बीच में किया गया विवाह वैध कतई नहीं होता। तो इस चीज़ का विरोध करते हुए हिंदू कोड को अस्वीकार करते हुए अलग अलग तरह के एक्ट पारित किए गए हिंदुस्तान में, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट और इस तरह के। तो हमने क्या देखा कि जो एक्ट है, हम इन प्रचलन की भाषा में कहें कि एक्ट इज अ रिटेल ऑफ कोडिफिकेशन, और कोडिफिकेशन is wholesale of actification। वापस हम हमारे बिंदु पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि इंडियन पेनल कोड, इस कोड का मतलब क्या होता है, और हमारे इंडियन पेनल कोड क्या वास्तव में कोड है या नहीं, इस बात की चर्चा की कि हमारा इंडियन कोड नहीं है, ये भी अपने आप में एक एक्ट है। आईपीसी हमें बताता क्या है? आईपीसी 1860। आईपीसी को देखने के बाद, इस कोड के पर चर्चा करने के बाद में दूसरा सवाल हमारे सामने ये आता है कि जब हमारे देश में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बन चुका है, तो वो क्या बात है जिस वजह से हम आज भी 1860 ब्रिटिश के टाइम पर पारित की गई विधि को पढ़ने के लिए या विधि को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए मजबूर है, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी। आप लोग जानते होंगे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इज़ द ड्राफ्टमैन ऑफ आईपीसी, इनके द्वारा बनाई गई थी। आज भी हम 1860 आईपीसी क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस चीज़ का जवाब हमें हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है क्या कि यदि संविधान के पूर्व की कोई विधियाँ अस्तित्व में हो, संविधान के पूर्व की कोई विधि अस्तित्व में हो और किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रही हो तो ऐसी विधियां वैसे ही लागू होगी जैसे माना कि वो हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान का संविधान बनने के बाद से प्रवृत्त है। ठीक है, तो जब आर्टिकल 13 के तहत यदि कोई भी विधि जो संविधान बनने के पूर्व भी लागू थी और संविधान का उल्लंघन किसी भी सीमा तक नहीं करती, तो वो एज इट इज़ हमारे भारत पर लागू रहेगी। और इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यदि कोई भी विधि भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो वह विधि उस सीमा तक शून्य घोषित होगी जिस सीमा तक इस ऐसी विधि के प्रावधान भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, वापस हम अपनी बात पर आते हैं। आईपीसी 1860, आईपीसी 1860 पेनल कोड का मतलब हमें पता चल गया, 1860 की बनी हुई है, वो भी अभी आज भी हम क्यों लागू कर रहे हैं, और लॉर्ड मैकाले ने बनाई है, ये भी हम लोगों को पता चल गया। अब इससे संबंधित सवाल ये बनता है, क्या सवाल बनता है कि इंडियन पेनल कोड को लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडियन पेनल कोड को, क्या इंडियन पेनल कोड लागू करने से पहले इस प्रकार की कोई भी कोड अस्तित्व में थी या नहीं थी, और यदि थी तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमको ये पेनल कोड लागू करना पड़ा। तो दोस्त देखें कि जब 1860 में हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, उस वक्त हमारा देश कई छोटी बड़ी रियासतों और सल्तनतों में बटी हुई थी, रियासतों और सल्तनतों में। ऐसी छोटी छोटी रियासतों के खुद के अलग से कानून होते थे। कई जगह दंड का प्रावधान ज़्यादा था, कई जगह दंड का प्रावधान अलग था, और धर्म के आधार पर सजाओं का भी उल्लेख किया गया था। अब धर्म के आधार पर भी सजाओं का उल्लेख केवल और केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहूदी, पारसी ऐसे ही नहीं, हम किसी धर्म विशेष पर ही देखें। जैसे कि धर्म की हम बात करें कि मान लो यदि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति है जो 4 अलग अलग समुदाय से संबंधित है, एक ब्राह्मण समाज से, एक क्षत्रिय समाज से, एक वैश्य समाज से और एक शूद्र समाज से। मान लो कि एक चोरी का अपराध किसी व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है, और एक चोरी का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति ने किया वो शूद्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति थी कि ब्राह्मण को केवल और केवल कुछ चीज़ें दान देने की सज़ा दिए जाकर उसके अपराध से मुक्ति दे दी जाती थी, उसके अपराध से मुक्त कर दिया जाता था। जबकि शूद्र को कम से कम 50 कोड़े मारकर उसको ऐसी चोरी की सज़ा के अपराध से दंडित किया जाता था। तो ये जो पेनल कोड, जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड हमारे भारत में अस्तित्व में आने से पहले हिंदुस्तान में किस तरह की व्यवस्था थी, उसको हम देख सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए, ऐसी व्यवस्था को हटाने के लिए दंड किए गए अपराध की स्थिति में दिए गए दंड की मात्राओं को बराबर करने और दिए जाने वाले दंड जिस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं उन पर समानता के रूप में समान रूप से लागू करने के लिए हमने पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड को लागू करने की आवश्यकता हुई, और उस वक्त से भारत में इंडियन पेनल कोड लागू है। तो क्या किया इंडियन पेनल कोड ने कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत चलने वाले विभिन्न प्रकार के दंडों को और एक ही अपराध में अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाने की व्यवस्था को हटाकर सभी व्यक्ति पर समान रूप से दंड के प्रावधान और कानून के प्रावधानों को लागू करने की कोशिश में इंडियन पेनल कोड को लाया गया था। तो अलग अलग तरह के धर्मों, अलग अलग तरह के धर्म और धर्म में अलग अलग जाति और समाज की व्यवस्थाओं को हटाते हुए एक प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए जो अलग अलग समय पर अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजाएं दी जाती थी, उनको हटाकर सभी के लिए एक समान अपराध पर एक समान सज़ा दिए जाने का प्रावधान करते हुए इंडियन पेनल कोड को लाना जरूरी समझा। तो इंडियन पेनल कोड भारत में क्यों आई कि इंडियन पेनल कोड भारत में इसलिए आई कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान में चल रहे असमानता और हिंदुस्तान में चल रही इस प्रकार की व्यवस्था को हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं। तो इंडियन पेनल कोड वास्तव में बात किस चीज़ की करता है? इंडियन पेनल कोड वास्तव में बात करता है अपराध की। किसकी? अपराध की। अच्छा, इंडियन पेनल कोड स्वयं अपने आप में किस तरह की विधि है, यह भी सवाल एक अपने आप में बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है कि विधि कितने प्रकार की होती है। विधि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मौलिक विधि और एक होती है प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि, मौलिक विधि एक ऐसी विधि होती है जो किसी भी देश में प्रवृत्त नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को उल्लेख करती है। नागरिकों के अधिकारों
और कर्तव्यों के बारे में बताती है कि आपको यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। जो कोई भी विधि किसी अधिकारों या कर्तव्यों के बारे में बताती है उस देश के नागरिक और उस देश के व्यक्तियों के लिए, तो ऐसी विधि को हम मौलिक विधि कहते हैं। और प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल विधि, प्रोसीजरल लॉ एक ऐसा कानून होता है जिसके तहत मौलिक विधि के अंदर दिए गए अधिकारों के उल्लंघन की दशा में प्राप्त किए जाने वाले अनुतोष की प्रक्रिया को व्यक्त कर रखा हो। अनुतोष की प्रक्रिया या उल्लंघन हुए अधिकारों को रीस्टोर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया हो, उस विधि को हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं।